हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। कुछ समय पहले ही सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट्स पर सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर टर्म 1 फॉर द सेशन 2021-22 अपलोड की। स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आए कि आप हमें काफ़ी इजी मेथड के थ्रू मैथमेटिक्स का बेसिक एंड स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन बताएं। तो आज हम वीडियो में लेंगे मैथमेटिक्स का बेसिक टर्म 1 के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। इसकी आप पीडीएफ फाइल सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और टाइम हमारे पास 90 मिनट्स है। इस क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए और बी जो एमसीक्यू हैं और जो सी है वो हमारे पास केस स्टडीज है। सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, 20 में से हमें 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 में से 16 अटेम्प्ट करने हैं और जो सेक्शन सी है उसमें 2 केस स्टडी हैं जिसमें हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो टाइम हमारे पास है वो 90 मिनट्स है। तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स के आसपास हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए टाइम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी से है। ए बॉक्स कंटेन्स cards numbered 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9 and etc. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि 50 माइनस 6 44 लिखेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कार्ड नंबर 1 से लेके 50 तक टोटल 50 कार्ड थे जिसमें से आपने 1 2 3 4 5 कार्ड जो है वो रिमूव कर दिए हैं। तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बनेंगे 45। तो यहाँ पे 45 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए। और अब हम देखेंगे कि इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो कौन से हैं। तो कार्ड नंबर देखिए, इसमें परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। तो देखिए 50 लास्ट है और यहाँ से 6 से स्टार्टिंग है हमारे पास, तो इसमें 1 और 4 नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर की होगी वो 9 से होगी। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल हमारे पास 45। तो इसे हम कैंसिल आउट करके 1/9 बता सकते हैं। तो जो 1/9 है वो ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtend an angle of 60 degree at the center, where pi is 22/7, then the length of the arc। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 12 से है और इसमें हमको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इसमें जो डायमीटर है 42 है, तो हम रेडियस को 21 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है वो है θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू 2, पाई मीन्स 22/7 एंड r मीन्स 21। ये कैंसिल आउट किया, 6 आया, तो 7 3 जा 3 × 2 6 और 6। तो यहाँ पे देखिए 22 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ आर्क। तो 22 सेंटीमीटर इसमें ऑप्शन सी। Question number 3, if sin theta is equal to x and sec theta is equal to y, then tan theta is। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास sin theta की वैल्यू x है, जो tan theta है उसे हम लिख सकते हैं sin theta अपॉन cos theta। तो यहाँ पे हमारे पास जो sin है और sec में गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं sin theta और 1/cos theta को हम लोग sec theta लिख सकते हैं। तो tan theta की वैल्यू हो गई sin theta मल्टीप्लाई sec theta और यहाँ पे हमें आंसर गिवन है x और sec थीटा का y। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो xy होगी। तो xy जो है इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैज। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास x एक्सिस होगी और y इज इक्वल टू -5 जो है वो हमारे पास एक लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल और
नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट के डिस्टेंस पे होगी। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, इसलिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। सो नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। अब देखिए अगर हम किसी भी डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमको बताना है इवन कंपोजिट नंबर। तो इसे हम टोटल पहले नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो देखिए इवन होना चाहिए, तो हम 1 3 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बची 4 2 4 एंड 6। अब इसमें ये कंपोजिट नंबर 2 तो कंपोजिट नंबर नहीं है इसमें, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 4 और 6 2 ही हमारे पास फेवरेबल हैं आउट ऑफ 6। तो 1/3 जो होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, 8 chairs and 5 tables cost rupees 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. The cost of each chair. तो यहाँ पे देखिए चेयर को हम लोग C लेट कर लेंगे, टेबल को हम लोग T लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 chairs 8C एंड 5 tables 5T, इनकी जो कॉस्ट होगी वो 10,500, और 5 chairs 5C एंड 3 tables 3T, इनकी जो कॉस्ट होगी वो 6,450। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है कि हर एक चेयर कितने की होगी, तो कॉस्ट ऑफ चेयर। तो यहाँ पे हमें इसके चैप्टर 3 में जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उस मेथड से करना है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो T है वो इक्वल हो जाए, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24C प्लस 15T इज इक्वल टू 31,500 एंड 25C प्लस 15T इज इक्वल टू 32,250। अब देखिए हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये T जो है वो कैंसिल आउट हो गया, माइनस C इज इक्वल टू माइनस 750। तो चेयर की जो कॉस्ट होगी वो 750 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पे जो 750 है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, if cos theta plus cos square theta equals to 1, the value of sin square theta plus sin की पावर 4 theta। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है cos theta इज इक्वल टू, अब इस cos स्क्वायर को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो sin स्क्वायर थीटा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। तो इसे हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब जो साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो कोस थीटा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस थीटा एंड ये कोस थीटा स्क्वायर, सो दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और देखिए कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 के इक्वल हुआ, तो जो 1 है वो इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर विल बी। हमें ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होगा। तो उसके लिए हमें इसके जो डिनोमिनेटर है उसे देखना होगा। डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 2। तो अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के पेयर्स में होंगे तो वो अपने आप में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 और 5 में भी है, तो इसे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। तो इसे हम ए और बी मान लेते हैं। मान लीजिए ए और बी है, तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 3। तो देखिए एलसीएम के लिए हमें पता है कि इनमें से हमें ज़्यादा पावर वाली वैल्यू लेनी होगी 2 रेज़ टू द पावर 3, और इन कॉमन में से हमें ज़्यादा पावर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 होगा। अगर हमें एचसीएफ लेना होता तो हमें कम पावर वाली वैल्यू चाहिए होती। तो इसमें जो दोनों की पावर 3 है, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, the HCF of 2 numbers is 18 and their product is this। तो हमें ये पता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली हमें गिवन है, इसको हम एचसीएफ 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसे हम 18 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 720। तो जो एलसीएम होगा वो 720, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई जो हमारे पास है वो ये लाइंस है DE और BC। तो जब भी हमारे पास देखिए इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन हो कि एक ट्राइंगल हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास DE इज पैरेलल टू BC हो, तो यहाँ पे हम लोग BPT भी अप्लाई कर सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन अगर हमें ये वाली साइड भी काम में लेनी है तो हम BPT के थ्रू नहीं करते, फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स ADE और ABC को सिमिलर बता के फिर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिमिलर किस तरह से होगा, देखिए दोनों पैरेलल लाइन है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, ये एंगल कॉमन है तो ये दोनों अपने आप में ADE एंड ABC सिमिलर हुए। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AE साइड जो है फर्स्ट वाले ट्राइंगल में और AC साइड सेकंड वाले में इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ये हमने लिया, हमें इस साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो हमें चाहिए भी नहीं। तो देखिए AE को हम लोग लिख सकते हैं A, AC को, अब AC को क्या लिखा जाए, तो देखिए A प्लस B इक्वल्स टू DE हमारे पास x है और ये y है। तो यहाँ पे देखिए हम x इक्वल्स टू करके देखते हैं, तो x इक्वल्स टू हो गया y इंटू A अपॉन A प्लस B। तो A प्लस B अपॉन AY ये नहीं है, y इज इक्वल टू करके देखेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A इंटू x। तो AX अपॉन A प्लस B ये भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन A और ऑप्शन B नहीं है। यहाँ से हमें देखेंगे तो x अपॉन y इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B, x अपॉन y इज इक्वल टू A अपॉन B ये भी नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B, तो x इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B, जो इसमें ऑप्शन C है वो सही होगा। तो x इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन AY, ये ऑप्शन A गलत है, लेकिन x इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B ये ऑप्शन सही है। तो इसमें जो आंसर C ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इंटरनली इन द रेशियो 2:1 आर। तो इसमें देखिए हमें दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B 1,3 एंड 4,6। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है जो इसे 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3 एंड 12 प्लस 3 15 अपॉन 3। तो ये कैंसिल आउट होके 3 एंड 5। तो जो पॉइंट इन्हें 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,5। तो 3,5 जो है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए 21 है, 21 प्राइम फैक्टर नहीं है, 35 भी प्राइम फैक्टर नहीं है और यहाँ पे 25 भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन बनता है सी, क्योंकि 3, 5 और 17 ये प्राइम फैक्टर्स हैं। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप इसे सिंपल 3, 8, 2, 5 इस तरह से कीजिए, या फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा होगा। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें फिगर गिवन है AD BD BC। तो हमें कोट थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास बेस होगा। तो जो कोट थीटा की वैल्यू होगी वो B अपॉन P, दैट मीन्स BC अपॉन AB होगी। लेकिन यहाँ पे BC तो हमें गिवन है 12, तो हमें AB फाइंड आउट करना है। अब AB हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो हम ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस अप्लाई करके करेंगे।
तो अगर इसमें 3 और 4 साइड हैं तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 5, तो हम ये कह सकते हैं कि कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 12/5, और जो इसमें 12/5 है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो इसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई है वो 12 के इक्वल होगा एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 10 किस में है, ऑप्शन ए में है, बी सी डी में x की वैल्यू 10 नहीं है। और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोनों का जो सम है वो 12 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2, तो ये जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इफ AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल C विल बी। तो यहाँ पे देखिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग AC जो है वो इक्वल टू BC, ये BC के इक्वल है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर भी गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करनी है इस C की वैल्यू क्या होगी ये। तो इसके लिए देखिए हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर, अब 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर, और यहाँ पे AC को हम BC के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो ये बन गया BC स्क्वायर। तो अब देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंगल साइड का जो स्क्वायर है उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ -1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल देन द अदर 0 इज। यहाँ पे एक -1 उसका 0 है, तो हमें दूसरा 0 फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना होगा कि -1 तो 0 गिवन है, तो दूसरा 0 बताने के लिए हम या तो ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, वो काफ़ी आसान होगा। x की जगह -8 पुट किया, -7, 1 और 8 पुट किया, जिसके लिए ये फाइनल आंसर 0 आ जाए, वो इसका दूसरा 0 होगा। दूसरा मेथड क्या है कि अगर -1 इसका 0 है दैट मीन्स x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो अगर हम इस पोलिनोमियल को x स्क्वायर -7x -8 को x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करें, तो देखिए हम x लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज किया, -8x -8 -8 लिखा हमने, सो -8x -8। तो यहाँ पे देखिए दूसरा फैक्टर हमारे पास x -8 होगा, तो इसका जो 0 बनेगा वो हमारे पास +8 होगा, तो इसका जो अदर 0 होगा वो ऑप्शन डी +8। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। अब देखिए जब भी हम डाइस के पेयर को थ्रो करते हैं तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स बनेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर ऑन ईच डाइस, सभी पे सेम नंबर होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स बने आउट ऑफ 36, तो 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड -2 2q इज 2 6। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट गिवन है, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे पास 3p एंड 4 एंड -2 एंड 2q। इसका जो मिड पॉइंट है वो 2 एंड 6 है, तो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो 3p -2/2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल एंड 4 + 2q/2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 2 = 4 + 2, सो p इज 6/3 दैट मीन्स 2। और यहाँ पे देखिए 2q + 4 इज इक्वल टू 12, 4 को शिफ्ट किया तो 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड किया, सो 2 एंड 4 ये p और q की वैल्यू होगी। देन वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए p + q, तो p + q में 2 + 4 दैट इज 6, तो 6 जो है इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 120 के हमको
फैक्टर बनाने होंगे। तो 120 के हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बनता है। तो इसमें ऊपर जो हमारे पास है 147 है, तो 147 जो है वो 3 से कैंसिल आउट होगा। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = एंड 3 × 9 = तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 49 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 2⁻³ × 5, सबसे बड़ी पावर इसमें 3 है, तो ये आफ्टर 3 प्लेसेस हमारे पास ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि जैसे 49 अपॉन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है, देखिए 5 × 2 = 10 बना, तो इसको हमें 25 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड, तो हमारे पास ये नीचे 1000 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25। तो 1 2 3 डेसिमल के बाद हम लोग इसमें 3 प्लेसेस के बाद हम लोग इसमें डेसिमल लगा देंगे, तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। तो ये थे 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के, तो जिसे कंप्लीट करने में हमें रफली 20-21 मिनट्स लगे। तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन को हमने 1 मिनट में कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। ये भी 20 MCQ क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस r इज। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी एक प्रोटेक्टर है जिसे हम d भी कहते हैं, इसका पेरीमीटर, तो इसके पेरीमीटर के लिए देखिए ये जो हमने डिस्टेंस कवर किया ये तो हमारे पास πr है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास 2r है, क्योंकि सेंटर है ये r और ये r। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो πr + 2r, r हम लोगों ने कॉमन लिया, π + 2। तो यहाँ पे हम इसमें आंसर ये लिख सकते हैं πr + 2r, πr + 2r, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ PE denotes the probability of an event E, then, अब देखिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा होगी, 1 हो सकती है और 1 से कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर, 1 के इक्वल या उससे लेस देन। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर होगा। Question number 23, in triangle ABC, angle B is 90 degree and BD is perpendicular to AC. If AC is 9 cm, AD 3 cm, then BD is equal to। तो सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम बनाएंगे ट्राइंगल ABC, जिसमें हमें B पे 90 डिग्री बनाना है। तो इस तरह से हम लोग ने ड्रॉ किया ABC, B पे 90 डिग्री का एंगल हम लोगों ने बनाया। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, B से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD AC पर। AC 9 सेंटीमीटर, ये हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। AD 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें पता लग गया ये 6 सेंटीमीटर होगा। देन BD इज इक्वल टू, हमें BD बताना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है ये सेकंड वाले के साथ सिमिलर होगा, जो फर्स्ट वाला है वो कंप्लीट के साथ सिमिलर होगा और जो सेकंड वाला है वो भी कंप्लीट के साथ सिमिलर होगा। इस तरह से ये ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी बनेगी इसमें। तो यहाँ पे जो हमें ऐसी साइड्स चाहिए जिसमें हमें AD गिवन हो, CD गिवन हो, BD गिवन हो, ठीक है। तो BD जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आती है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड जो है सिमिलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब देखिए अब समझते हैं कि किस तरह से आया। देखिए जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को सिमिलर कहा, तो देखिए ये जो एंगल होगा वो इस दूसरे ट्राइंगल में इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो ये जो फर्स्ट के अपोजिट साइड है BD और दूसरे में भी फर्स्ट के अपोजिट जो साइड है CD, उनका रेशियो, फिर दूसरे इक्वल एंगल हम लेंगे, इसके इक्वल जो साइड AD है और इसके इक्वल जो साइड BD है उसका रेशियो। दोनों सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। BD हमें फाइंड आउट करना है, CD की वैल्यू 6, AD 3 एंड BD हमें फाइंड आउट करना है। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो BD की वैल्यू हम बता सकते हैं √18, जिसकी वैल्यू 3√2 होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3√2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन। अब देखिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन होंगी। तो पैरेलल लाइन के लिए हमें गिवन है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 और a2 की वैल्यू 6 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू k। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया k इज इक्वल टू 10। तो k इज इक्वल टू 10 जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया ऑफ द ओरिजिनल एरिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पाई से इंक्रीज करके 4 पाई कर देते हैं तो उसका जो एरिया है वो ओरिजिनल का कितना होगा, हाफ होगा, डबल होगा, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ये माना कि जो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस था पहले उसकी वैल्यू 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, रेडियस 1। तो उस केस में जो एरिया होगा वो हमारे पास पाई 1 स्क्वायर, दैट मीन्स पाई होगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। अब जो हमारे पास नए सर्कमफ्रेंस में है वो हमारे पास 4 पाई है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस केस में जो रेडियस आती है वो 2 होगी, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा देन पाई 2 स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया 4 पाई। तो ये जो 4 पाई एरिया है वो पहले वाले से 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी सर्कमफ्रेंस को डबल कर देते हैं तो उसका जो एरिया बनेगा वो 4 टाइम्स होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन दैट sin थीटा इक्वल्स टू a/b देन tan थीटा इज इक्वल टू। देखिए sin थीटा की वैल्यू अगर a/b है, हमें फाइंड आउट करनी है tan थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा को हम लोग जनरली लिखते हैं p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोगों ने a माना है तो यहाँ पे tan थीटा में भी परपेंडिकुलर a होगा और यहाँ पे नीचे हमें बेस देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले tan थीटा में हम लोग देखेंगे ऑप्शंस में कि न्यूमरेटर में a है, तो यहाँ पे देखिए b, तो ये a और b तो कैंसिल आउट हो गए। c में देखिए न्यूमरेटर में a है और d में भी न्यूमरेटर में a है, तो c और d में से हमें एक आंसर देखना है। तो अब हम देखेंगे कि बेस कितना होगा। अगर यहाँ पे किसी भी एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास a है, हाइपोटेन्यूज b है, तो पाइथागोरस के थ्रू करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये बेस हमारे पास बनेगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू होगी a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन x प्लस वाई इज। तो इसमें देखिए हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई में। x की जगह हम लोग पुट करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, y की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड में 2 कॉमन है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी 3 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, if the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, pi is 22/7, the circumference of the circle is। तो हमें circumference बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग circumference 2 पाई r और रेडियस में जो डिफरेंस है वो 37 सेंटीमीटर है और हमें पाई की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है circumference क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने r कॉमन लिया, 2 पाई माइनस 1 इज 37। तो यहाँ से हम बेसिकली r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद 2 पाई r फाइंड आउट करना है हमने। तो यहाँ पे r 2 पाई की जगह 22/7, सो r इज 44 माइनस 7/7, 37/7। देखिए 37 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस, तो इसी में आप पुट करेंगे 2 पाई r में
2 पाई आर, आर की जगह 7, तो 44 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस होगा। तो 44 सेंटीमीटर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक सभी से डिविजिबल हो, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का, इस तरह से। ये सारे 2 से डिविजिबल हैं जो भी इवन नंबर होंगे, फिर दोबारा 2 से करेंगे, तो इस तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 2520। सो 2520 इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, 3 bells ring at interval 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 6 AM, then they will ring together again. तो अब हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद वो आपस में एक साथ दोबारा रिंग करेंगी। फर्स्ट वाली 4 सेकेंड के इंटरवल के बाद दोबारा रिंग करती है, सेकेंड वाली 7 और इसके बाद ये 14। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इनके मल्टीपल देखेंगे। इनसे कम टाइम में तो हम इसमें नहीं बता सकते कि फैक्टर सेलेक्ट करें, यहाँ पे हम इसके मल्टीपल ही सेलेक्ट करेंगे। तो जब मल्टीपल सेलेक्ट किए जाते हैं तो हम इसमें एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 28 मिनट्स में वो दोबारा रिंग करेंगी। अगर वो 6 AM पर उन्होंने रिंग किया है तो दोबारा से 6:28 पर करेंगी। तो देखिए 6:28 AM, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 50। यहाँ पे हमें फादर की एज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गिवन है कि फादर और सन की जो एज है उसका सम करके 65 है, और उसके बाद जो गिवन है कि ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50, और उनकी एज का जो डिफरेंस है उसको 2 टाइम्स किया जाए तो 50 आता है। तो इसका मतलब देखिए फादर की एज उसके सन की एज का डिफरेंस करके उसका 2 टाइम्स किया जाए तो 50 होगा। दैट मीन्स फादर की एज में से सन की एज को डिफरेंस करेंगे तो 25। जो फादर है वो 25 ईयर्स बड़े हैं अपने सन से। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शन में से सेलेक्ट करें, अगर उसके फादर अभी 40 ईयर्स के हैं तो उसका जो सन है यहाँ पे दोनों की एज 65 है तो वो 25 ईयर्स का हो गया। तो इन दोनों की एज में 25 का डिफरेंस नहीं है। अगर फादर की एज 45 है और दोनों की एज मिला के 65 है तो सन की एज 20 ईयर्स होगी, तब इनकी एज में 25 का डिफरेंस आता है। अगर ये 55 ईयर्स हो तो सन की एज 10 ईयर्स होगी, यहाँ पे उनकी एज में 45 का डिफरेंस होगा। अगर वो 65 ईयर्स है तो बेटा 0 का होगा, ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही आंसर आता है कि 45 ईयर्स फादर की एज हो, 20 ईयर्स सन की एज हो, दोनों का सम 65 और दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 25, और डिफरेंस का डबल करेंगे तो हम 50 ईयर्स लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास बी है 45 ईयर्स, वो इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि क्या होगी। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन कोस स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया tan, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप अगर एक डायरेक्ट आइडेंटिटी जानते हैं 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज आप इसमें इनको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन कोस में, तो अगर आप यहीं पे देख लेते तो इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होके 1।
या फिर आप इसको किस तरह से करेंगे, 1/cos² माइनस sin² cos², आप इसे साइन कोस में ही रहने दीजिए, cos², तो ये 1 माइनस sin², 1 माइनस sin² हमारे पास cos² है एंड cos², कैंसिल आउट हुआ 1, तो इसका जो आंसर होगा वो 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके जो पेरीमीटर हैं वो 26 और 39 है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल अगर हैं तो आप एक कंसेप्ट समझिए कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABC एंड PQR, ये हमारे पास सिमिलर हैं, तो यहाँ पे इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा AB/PQ, BC/QR एंड AC/PR, ये इक्वल होगा बाय CP/ST। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे अगर हम इसमें मीडियन ड्रॉ करें AD एंड PM, तो जो मीडियन है उनका रेशियो भी AD/PM उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड बनाएं, मान लीजिए ये एल्टीट्यूड हो, तो इनके एल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा वो भी इनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ABC एंड पेरीमीटर ऑफ PQR, वो उनकी साइड के जो रेशियो हैं उनके इक्वल ही होगा। तो जो साइड का रेशियो है वो उसके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा, साइड का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा, साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। ये कब होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो उनके जो पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 26/39, दैट मीन्स 2/3 है। तो उनकी जो साइड हैं, साइड 1 एंड साइड 2, उनका रेशियो भी 2 और 3 होगा। और उनके एरिया का रेशियो बताना है तो इसमें हमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा एज पर थ्योरम। तो ये हमारे पास 4:9, 4:9 मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, देयर आर 20 व्हीकल्स, cars and motorcycle in a parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? तो यहाँ पे आपको या तो आप ऑप्शन से सेलेक्ट करना चाहें तो देखिए, ये कार और ये मोटरसाइकिल टोटल मिला के 20 हैं। कार जो 8 हो गई तो मोटरसाइकिल हमारे पास 12 हो गई। तो कार में 4 व्हील्स होंगे तो ये 32, और यहाँ पे इसमें 2 व्हील्स होंगे तो 24। अब हमें देखना होगा कि क्या इनका सम 56 है, तो इनका सम 56 है, तो ऑप्शन ए हमारे लिए राइट होगा। इसी तरह से आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कार को हम नंबर ऑफ कार्स 10 लें तो जो मोटरसाइकिल हैं वो 10 होंगी, क्योंकि दोनों का सम 20। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ व्हील्स 40 हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ व्हील्स 20 हुआ, तो इनको ऐड किया तो 60, जबकि 56 नहीं आता इसमें। तो ऑप्शन ए ही है। अगर आप इसको इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो हम लोग इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ कार्स प्लस नंबर ऑफ मोटरसाइकिल टोटल मिला के 20, और अब हमें 56 व्हील्स बताने हैं तो कार जितनी होंगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आ जाएंगे कार के, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोटरसाइकिल को, तो ये व्हील्स आ जाएंगे टोटल मिला के 56। आप इसको कैलकुलेट करके भी नंबर ऑफ कार्स बता सकते हैं। Question number 35, a man goes 15 meter due west and then 8 meter due north. How far is he from the starting point? अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हम एक मैप सा बनाते हैं, तो इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वो 15 मीटर वेस्ट में गया तो यहाँ से वो 15 मीटर एंड देन 8 मीटर नॉर्थ, और यहाँ से वो 8 मीटर नॉर्थ की तरफ।
हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितना डिस्टेंस पे है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो हमारे पास डायरेक्शन है उसमें 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी √8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 64 एंड 225 को हम लोग ऐड करके स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 एंड 17 इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, what is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 सेंटीमीटर। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, उसका एल्टीट्यूड क्या होगा। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बनाइए, इसकी हर एक साइड 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम इसका एरिया बता सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा 16√3 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो है वो एल्टीट्यूड बताना है हमको, तो इसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम इसमें एरिया में 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड को हम लोगों ने यहाँ पे हाइट लेट कर दिया, तो 16√3, तो हाइट इज 16√3/4, तो ये हो गया 4√3 मीटर एल्टीट्यूड की लेंथ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें जो भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो मीडियन भी होगा। तो अगर ये 8 है तो हम इसे 4 और 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास अब जो ये ट्राइंगल बना इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो जिसके थ्रू हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4√3 इसमें है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन ए बॉक्स and one letter is drawn at random, the probability that the letter is A। तो यहाँ पे जो रामानुजन के जो लेटर्स हैं उनको हमने एक बॉक्स में बॉक्स में डाल दिया और फिर एक लेटर लिया, तो इसको हम लिखते हैं RAMANUJAN। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास 9 है और इसमें हमें A चाहिए 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल हमारे पास 3 हो गए, टोटल 9 कैंसिल आउट किया 1/3, तो जो 1/3 होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे सेक्टर का जो एरिया है θ/360 इंटू πr² जो है वो सर्कल के एरिया का 1/6 है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट किया 60, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री होगी। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर एंगल। तो जो माइनर आर्क, अगर हम माइनर आर्क बनाएंगे तो उसके जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन बी। Question number 39, a vertical stick 20 meter long cast a shadow 10 meter long on the ground. At the same time a tower cast a shadow 50 meter long. What is the height of the tower? तो यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल हमारे पास जो है वो स्टिक है और टावर है, तो एक ही टाइम पे उनके जो सन के एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे वो सेम होंगे और यहाँ पे ये 90-90 भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों अपने आप में सिमिलर बन गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं शेडो 10 मीटर लॉन्ग है और इसकी हाइट 20 मीटर। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर लॉन्ग, ये 50 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है। तो देखिए इसमें साइड का रेशियो सेम होगा, ये 20 डिवाइडेड बाय 10, इसे हम लोग x लेट कर लें इज x/50, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 100, तो 100 मीटर जो होगा हमारे पास ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दीज। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन किस तरह से है, ये 37 इसका जो कोफिशिएंट है x का, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 43 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है जो कि दूसरी में x का कोफिशिएंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं तो उनको सोल्व करने का एक मेथड है कि आप इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लीजिए,
फिर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में दो इक्वेशन आएंगी एक्स और वाई में, आप उसमें वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारे पास होगा 80x प्लस 80y इक्वल्स टू 240। 80 से डिवाइड किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो माइनस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 6, माइनस 6 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, 2x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ऑप्शन डी। आप चाहें तो इसमें 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं हर ऑप्शन से, तो जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए वो इसके लिए आंसर होगा। तो इस तरह से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं एमसीक्यू के। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन सी में हमारे पास 2 केस स्टडीज गिवन है। हर एक केस स्टडीज में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको टोटल 10 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट केस स्टडी है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए इस केस स्टडीज को पहले आपने रीड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे उसको हमें समझना होगा। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ए मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशियन वेयर मैनी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक eruptions occur. In a large horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs and the volcanic belts and plate movements. तो ये जो हमारे पास है पैसिफिक रिंग वाला, उसमें ओशियंस में हैपन्स होंगे ये प्लेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इस तरह से एक ग्राफिकल पोजीशन आएगी। उनकी पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो। यहाँ पे उनकी हर एक कंट्री की जो एक पोजीशन बताई हुई है कि उसको ग्राफिकली हम किस तरह से बताएंगे। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 to 45। इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है। तो देखिए हमें यहाँ पे बार बार आना होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस कंट्री के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस वगैरह है वो क्या होगा, क्या मिड पॉइंट होगा, उस पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री A एंड B इज। तो कंट्री A और B के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उसके लिए हमें वापस से ग्राफ पे जाना होगा और कंट्री A और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो फाइंड आउट करके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखिए इसमें कंट्री A जो है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,4 और कंट्री B जो है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। तो A जो है वो हमारे पास 1,4, B है 4,0। तो जब हम इस AB डिस्टेंस बताएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले अप्लाई करेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 √25, दैट मीन्स 5 यूनिट। तो इसमें जो 5 यूनिट होगा वो इसका आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री C एंड D। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, x और y में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि पॉइंट जो हमारे पास XY है जिसे हम पॉइंट P मान लेते हैं वो कंट्री C और D से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर हम कंट्री C और D की बात करें तो आप देखेंगे ग्राफ में कंट्री C के कोऑर्डिनेट 7,1 और D के कोऑर्डिनेट 3,5। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू DP। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अंडर रूट लिखना होगा, तो उस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम लोग CP स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर।
अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। एंड x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इक्वल्स टू 34 माइनस 50। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू होगी माइनस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू माइनस 16। तो यहाँ पे हम इसे माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये रिलेशन बना इसमें, जबकि पॉइंट P जो है वो C और D से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। The fault line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divide the line joining countries P and countries Q internally in the ratio। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो फाइंड आउट करना है। कंट्री P है हमारे पास 1,3 और कंट्री Q जो है वो हमारे पास 2,7 है। इसको कोई एक पॉइंट डिवाइड नहीं करता बल्कि एक लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड करती है। तो अगर ये लाइन इसको डिवाइड करती है दैट मीन्स किस रेशियो में डिवाइड करती है वो हम m1 और m2 लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इस पॉइंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। और ये जो पॉइंट A है इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, तो ये दोनों x और y के जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास m1 और m2 में रेशियो होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें m1 और m2 के लिए फाइंड आउट करेंगे पॉइंट्स। तो m1 x2 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसके दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो पॉइंट A है ये इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 टाइम्स 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और y की जगह हम लोग लिखेंगे 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 माइनस 9m1 माइनस 9m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया तो इक्वल टू 0। अब देखिए 6m1 प्लस 7m1 13 में से 9 माइनस हुआ तो 4m1, 3m2 प्लस 3m2 माइनस 9m2 माइनस 3m2 इक्वल्स टू 0, 4m1 इक्वल्स टू 3m2। अब m2 को m1 के नीचे शिफ्ट कर देंगे, 4 को 3 के नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज 3 अपॉन 4। 3 और 4 का जो रेशियो होगा उसमें ये डिवाइड होगा, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस इज। हमें x एक्सिस से कंट्री m कितना डिस्टेंस पे है वो बताना है। तो x एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे होगा दैट मीन्स हमें उसमें y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कंट्री m के जो कोऑर्डिनेट, m कंट्री एरा, तो इसके कोऑर्डिनेट x के लिए x एक्सिस पे 2 और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि कंट्री m जो है वो x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है और इसमें 3 यूनिट जो है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री A एंड कंट्री D। कंट्री A और कंट्री D के मिड पॉइंट पे
कौन से कोऑर्डिनेट होंगे। देखिए हम लोगों ने ग्राफ से देखा तो कंट्री ए के जो कोऑर्डिनेट हैं 1,4, कंट्री डी के कोऑर्डिनेट 3,5, इसमें मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो 1 + 3/2 एंड 4 + 5/2, तो 4/2 दैट मीन्स 2 एंड 9/2। तो जो मिड पॉइंट पे कोई भी कंट्री होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,9/2, 2,9/2, ऑप्शन बी। तो ये आपके केस स्टडी पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी देखेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। रोलर कोस्टर पोलिनोमियल्स, ये एक जो केस स्टडी है वो चैप्टर 2 पोलिनोमियल पे बेस्ड है। तो इसमें भी हमें इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y = px, देन नेम द टाइप ऑफ पोलिनोमियल इट ट्रेसेस। तो देखिए किस तरह का पोलिनोमियल ये बनाता है। तो इसमें अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं पोलिनोमियल का, तो x एक्सिस पर 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पर इसका इंटरसेक्शन है, तो इसमें 3 जीरोस होंगे। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y = px, विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। हमें बताना है कि किस रोलर के 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, डिफरेंट जीरोस होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन ए जो है वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन है x एक्सिस का, तो इसमें एक ही जीरो होगा। बी में 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन x एक्सिस पे एक जीरो होगा। सी में देखिए 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है, तो इसमें 3 जीरोस होंगे। और डी ऑप्शन में देखिए 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसके 4 जीरोस होंगे। तो इसमें 3 से ज्यादा जीरोस जो होंगे उसमें ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल tx = px³ + qx² + rx + s, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में x³ जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम x³ को रिमूव कर देंगे तो ये x² में हो जाएगा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल ना होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे x³ का जो टर्म है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके लिए इसका जो कोफिशिएंट है p वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो p है वो नॉट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, if the path traced by the roller coaster is represented by the above graph y = px, find the number of zeros। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है। तो देखिए -2 पर है, 0 पर है और 2 पर है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे उसमें 3 होंगे, ऑप्शन डी। तो आपने देखा ये केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो काफी टू द पॉइंट्स हैं और इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हमें ये ग्राफ गिवन है, इफ द पथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y = px, फाइंड इट्स जीरोस। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, x एक्सिस के ऊपर जहाँ पे इंटरसेक्शन है वही उसका जीरोस होगा। तो यहाँ पे -3 पर इंटरसेक्शन है तो -3 उसका जीरो होगा, -1 पर इंटरसेक्शन है वो जीरो होगा, और 2 पर इंटरसेक्शन है 2 जीरो होगा। तो इसमें -3, -1 एंड 2, तो इसमें -3, -1 एंड 2, तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा ये उसके 3 जीरोस बनेंगे इस पोलिनोमियल के, जिसका ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो इस तरह से आपने देखा कि 50 क्वेश्चंस किस तरह से हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। हमने आपको एक्सप्लेन भी हर एक क्वेश्चन को किया, उसके बाद भी जो अलॉटेड टाइम है उससे कम टाइम में हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और हमारे पास रिवीजन का टाइम भी बचा। तो आपको भी यही स्पीड बनानी है, आप इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा, टाइम भी आपका बचेगा और जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 10th मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके
क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ पूरे पेपर को आप लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।